नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली ईवीएस की वीडियो है दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिस नंबर 2 है दोस्तों। और इस प्रैक्टिस में हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये टॉप 30 प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी पर बेस्ड प्रश्न है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ज्यादातर मेरे भाई बहन वीडियो को देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल से संबंधित है। अब ये आपको 4 प्रकार के रोग दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जल से संबंधित रोग है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या कसरा है, हैजा है, डायरिया है या पीलिया है? बताइएगा इनमें से कौन सा जल से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, हैजा, डायरिया और पीलिया ये सभी जो है ये जल से संबंधित रोग हैं दोस्तों, जबकि जो कसरा है ये एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, यही वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट जिसमें है ये गलत हो जाएगा, सभी होगा नहीं, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा जो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जल की नमी यानी आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है या नमी, बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैरोमीटर। क्या बैरोमीटर है, क्या हाइग्रोमीटर है, क्या फेदोमीटर है या आपका करकेली स्केल है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रो की जगह कभी कभी हाइग्रो भी आ जाता है, तो दोनों ही बात एक ही है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर से दोस्तों वायु दाब नापते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये वायु दाब नापता है। जबकि हाइड्रोमीटर यानी हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं, और आर्द्रता क्या है दोस्तों, नमी है दोस्तों। फेदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई नापते हैं, समुद्र की गहराई गहराई मापते हैं दोस्तों। जबकि बात करते हैं दोस्तों करकेली स्केल से, इससे हम क्या मापते हैं दोस्तों, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता तीव्रता नापते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बी वाला है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अब जल में कौन कौन से घुलते हैं, तो आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब आप देखिएगा कि भात से क्या बना लो बी, और सी से क्या बना लो सा से सी, तो बी सी कहां गए, पानी में। तो भैंस कहां जाती है नहाने के लिए, पानी में, तो गई भैंस पानी में। तो जल में घुलनशील के कौन कौन से विटामिन है दोस्तों, बी और सी। इसमें ए दिया है, ये होगा नहीं, के डी होगा नहीं और के ए होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा, जो सी है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। और बसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, के ई डी ए, कीड़ा, ये क्या है, बसा में घुलनशील है। और जबकि बी सी क्या है, आपके जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बताइएगा प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बताइएगा इनमें से कौन सी बायोडीजल की फसल है। क्या कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है या आलू है? तो बताइएगा इनमें से कौन सी आपकी बायोडीजल की फसल है। तो जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर दीजिएगा, क्या आएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण की अध्ययन की विषय वस्तु है? विषय वस्तु का मतलब क्या होता है दोस्तों, थीम होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी थीम है। देखिए सौरमंडल कोई थीम है नहीं है, ना ही मौसम है, ना ही ऊर्जा है। क्या है दोस्तों, भोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो थीम है वो आपकी कितनी है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी थीम टोटल कितनी है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर
पे अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि यानी कोई आप चावल बना लेते हो घर पर पका के खाने के लिए, और जो बचते हैं उनको फ्रिज में रख देते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं, 1 2 2 3 तक आप खा सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, रेफ्रिजरेटर में कोई रसायन नहीं होते, तो ये तो गलत हो जाएगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ये तो बात सही है। क्या है, ये वाली बात सही है। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, बताओ, नष्ट नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं, वो क्रिया नहीं कर पाते। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बताइएगा, खाद्य संरक्षण के लिए यानी खाने पीने की जो चीजें उन्हें संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आप आलू को सुरक्षित यानी संरक्षित कैसे रख सकते हो कि आलू के आप चिप्स बना लो, पापड़ बना लो, सुरक्षित रहेंगे लंबे समय तक। सेब से जैम बना लो, सुरक्षित रहेगा। कच्चे आम से क्या बना लो, अचार बना लो, ये भी सुरक्षित रहेगा। पर दूध से आप पनीर बनाओगे तो वो 4 5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वो जोड़ा जो है वो ठीक नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 8th वाले का आप मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई है, बच्चों के द्वारा सब्जी इकट्ठी गई है, निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। अब आपको बताना है बीज किसके भीतर होता है। तो पहली बात, आलू के भीतर होता नहीं है, टमाटर के अंदर बीज होता है, नाशपाती के अंदर भी होता है, चीकू के भी अंदर होता है, भिंडी के भी अंदर होता है, करेले के भी अंदर होता है, बट प्याज के अंदर नहीं होता। और खीरा के अंदर भी बीज होता है, आप लोगों ने खाया होगा। तो आपको बताना है इनमें से किसके अंदर जो है वो बीज है। तो देखिएगा, नाशपाती और चीकू, और भी तो है, टमाटर, भिंडी, खीरा, चीकू, जरूर ये वाला जो होगा वो करेक्ट होगा। देखो टमाटर के भी अंदर सभी आ रहे हैं, इसमें चीकू, भिंडी, करेला और खीरा सभी आ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। 9 का आप मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। रीना को आम पसंद करती है, यानी रीमा जो है आम को बहुत पसंद करती है, और उन्हें उन्हें खाने के लिए जाना लिख गया है, यहाँ क्या होगा, खाने के लिए, खाने के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है। कि भाई आम को वह अच्छा लगता है उसे, तो वो लंबे समय तक खाना चाहती है, तो वो ऐसा क्या करेगी जिससे वो आम क्या है, खराब ना हो। रेफ्रिजरेटर से वंचित यानी रेफ्रिजरेटर से अलग हटाकर रख देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। प्लास्टिक की थैली में रखेंगे, खराब हो जाएगा। जूस तैयार करने और वायु रोधी डब्बे में संचित करना, ये भी नहीं है। लेकिन अगर आम का आप अचार बना लोगे और आम का पापड़ बना लोगे तो वो लंबे समय तक चलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को आपको चुनना है उस समूह को चुनना है जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। अब बताओ, आप खाना पकाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, तो ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि सबसे पहले आप क्या करते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बताइएगा। खाना पकाने में देखिए, हम खाना सेक कर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं, बेल कर खाते हैं। खाना तो बेल कर खाते ही नहीं है, तो यहां बेल कर के ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उबाल कर ये भी गलत हो जाएगा। क्या सेक कर खाते हैं, तल कर खाते हैं और भून कर खाते हैं। सेक कर जैसे हमने रोटी को सेका और खाया, तल कर जैसे कि हमने कचौड़ी है इनको क्या है, तल के खाया, पकौड़े हैं तल के खाया, भून कर जैसे हमने चने भून कर खाए। तो ये क्या है, जो खाने के पकाने के तरीके हैं ये आपसे पूछा है, बनाने के तरीके नहीं पूछा, सिर्फ पकाने के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्र व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है, यानी अच्छी तरीके से किससे जानकारी दी जाएगी। तो क्या लिखना है देखिएगा इसमें। पहला ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतिक के
वजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करना, ठीक है। और उसकी व्याख्या, देखिए व्याख्या शब्द जो होता है दोस्तों नेगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं, किसी बाहरी भोजन को पकाने वाली व्यवसाय एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों एवं संस्कृतियों की भोजन का प्रदर्शन करना। क्या ये वाला राइट होगा? आप बोलोगे ये भी नहीं होगा, इसमें भी व्याख्या दिया गया है, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतिक विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन की मांग कर प्रदर्शन करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना, आपस में पूछताछ करना कि आज आपके घर के बारे में नॉलेज लेना कि आपके घर में भोजन में क्या क्या बनाया है, क्या क्या आपने खाया है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। 12 का राइट आंसर बताइएगा। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्रा कहाँ का हो सकता है, बताइएगा कहाँ की हो सकती है छात्रा, बताइएगा कमेंट करिएगा। सबसे पहले बताइए लिंग हु फेन क्या है, ये एक डिश है जो कि हांगकांग में खाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, जो सांप है दोस्तों, भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपका करैत होता है, फाई होता है, दुबोइया होता है और नाग होता है। एक बात और दोस्तों कि सांप अगर किसी को काट खा जाए तो सांप के काटने की जो दवा होती है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है, जिसको सीरम कहते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। बताइएगा निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। अब आपको भोजन बनाने का तरीका आपको बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा इनमें से सब्जियों को काटना, तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जी को काटने के बाद धोएंगे या काटने से पहले धोएंगे। देखते हैं, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना, ये तो सरासर गलत, एकदम बिल्कुल गलत है। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलकर, पहले काटेंगे ही तो सही जब ही तो तलेंगे। सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना फिर काटना, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले आप सब्जी लेके आते हो मार्केट से, फिर उन्हें धोते हो, तब जाकर के उनको काटते हो, फिर दोबारा धोकर तब जाकर के हम सब्जी बनाते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या निम्नलिखित में से किस बीमारियां, क्रमशः इनमें से किसको कौन सी बीमारी है, ये आपको बताना है। अब आपको बताना है, लौह तत्व की बात हो रही है, तो लौह तत्व का मतलब क्या है, उसमें एनीमिया की कमी तो होगी, तो ये तो बात निश्चित होगी कि उसमें क्या है, एनीमिया की कमी है दोस्तों, ठीक है। और जो कटलेट खाएगी, समोसे खाएगी और डबल रोटी खाएगी तो वो मोटी हो जाएगी, और जिसमें क्या हो जाएगा, और दिव्या को क्या हो जाएगा, वो लौह तत्व का भोजन नहीं लेती तो उसको एनीमिया बीमारी हो जाएगी। तो रतौंधी तो होगा नहीं, ना ही स्कर्वी होगा, तो क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी मीरा है उसको मोटापा हो जाएगा क्योंकि उसे डबल रोटियां समोसे खाना बहुत पसंद है, जबकि लौह तत्व की कमी होने के कारण दिव्या को क्या है, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। तो बाघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को जो है वो बाघ दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 22 सितंबर को दोस्तों विश्व गेंडा दिवस मनाते हैं। विश्व गेंडा दिवस मनाते हैं दोस्तों 22 सितंबर को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होने चाहिए दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 का मुझे बताइएगा, गोलकुंडा जो किला है ये किसने बनवाया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गोलकुंडा का जो किला है ये किसने बनवाया था। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गोलकुंडा का जो किला है
ये किसने बनवाया था। तो बात करते हैं दोस्तों गोलकोंडा किला की, कि गोलकोंडा जो किला है वो दक्षिणी भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और ये किसकी राजधानी है दोस्तों? तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों। ठीक है। और ये किसने बनवाया था? ये भी आपको पता होना चाहिए, काकतीय राजवंश के शासक ने बनवाया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, 17 वाला। तो आप मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको समझना है, मैचिंग करनी है। मनाली, मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? राजस्थान में किस प्रकार के पाए जाते हैं? असम और लद्दाख में भी किस प्रकार के पाए जाते हैं? उसी हिसाब से आपको मैचिंग करनी है दोस्तों। मनाली का पहले वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर पाए जाते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं? राजस्थान में मिट्टी के घर पाए जाते हैं, मिट्टी के घर जिनकी जो छत होंगी वो कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती है। असम की बात करते हैं दोस्तों, तो बांस के खंभों पर बनी होती है और 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर बने होते हैं घर। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर। लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और जो छतें होंगी वो लकड़ी की ही बनी होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि हाउस बोट जो है वो कहाँ का घर है। ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउस बोट जो है ये कहाँ का घर है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। कैक्टस कांटों के बीच अपना क्या है? घोंसला बनाता है। और उस पक्षी का नाम क्या है? आपका फाख्ता पक्षी है, यानी जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति, ये बातें नहीं होगा, क्या होगा? भांति, मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, यानी एक साथ नहीं चलेगा। तो देखिए इनमें से आपको बताना है। देखिए जो ततैया होती है, जो बर होती है, और चींटी होती है, दीमक होती है, मकड़ी होती है। तो बताइएगा कि इनका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ततैया जो होती है वो एक के पीछे एक चलती रहती है, चींटी भी एक के पीछे एक चलती रहती है, और दीमक तो आपको बताइए कि एक के पीछे एक चलती रहती है। लेकिन मकड़ी जो है वो जाल बनाती है। अब जरूरी नहीं है कि वो एक के पीछे एक जाली बनाती है, आगे पीछे भी बनाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, कि एक साथ कॉलोनी या बस्ती नहीं बनाती, और वो कौन है? मकड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बताइएगा प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। और इसको भी समझने से पहले आपको यह समझना है कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह को चुनना है जिनके तट जो है वो अरब सागर पर हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बताइएगा, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बंगाल की खाड़ी का बताया था दोस्तों। इधर बंगाल की खाड़ी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या होता है दोस्तों? अरब सागर होता है, अरब सागर है दोस्तों। तो अब आपको यह बताना है कि अरब सागर की तरफ कौन कौन से हैं। तो पहली क्या है? गुजरात है, फिर क्या है? महाराष्ट्र है, और कर्नाटक है, और केरल है। तो 4 जो है अरब सागर के तटीय राज्य हैं दोस्तों। जबकि बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है। 4 ही इधर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 4 इधर है और 4 इधर है। 4 इधर नहीं है, इधर 5 है। एक ये आपका गोवा भी है। कौन है दोस्तों? गोवा भी है दोस्तों। तो इधर कितने हैं दोस्तों? 4 ना होकर के कौन कितने हैं दोस्तों? 5 हैं दोस्तों। तो अरब सागर में 5 हैं दोस्तों, जबकि बंगाल की खाड़ी में कितने हैं? 4 हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 20 वाले प्रश्न की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है कि अरब सागर पर कौन कौन से स्थित है। तो देखो आंध्र प्रदेश है नहीं है, ना ही आंध्र प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है। दूसरा होता तो क्या हो जाता? महाराष्ट्र हो जाता, महाराष्ट्र हो जाता। एक और क्या हो जाता? गोवा। तो क्या है, जो अरब सागर की बात करते हैं तो 5 राज्य स्थित हैं दोस्तों, जिनके नाम क्या है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। 21 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं दोस्तों। एक गांव के मकान
के नीचे लक्षण दिए गए हैं, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है लक्षण वो सही होगा, बताइएगा। अब इसके बारे में कहा गया है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, ठीक है, ऊंचाई पर बने होते हैं, मकान की छतें जो होती हैं वो ढालूनुमा होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही आपसे कहा गया 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई और बांस के खंभों, ये क्या हो जाएगा, बांस के खंभों पर बनी होती है, मैं ये बस लिख गया है, क्या है, बांस के खंभों पर बनी होती है दोस्तों। तो आपने तुरंत समझ लिया कि बांस के खंभों की बात हो रही है, असम तुरंत आपने लगा दिया, असम हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, जो गिर आपका पक्षी विहार है ये कहाँ है, आपका गुजरात में है दोस्तों। महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो एक चित्रकारी है जिसका नाम क्या है, बरली, वो आपकी कहाँ होती है दोस्तों, ये आपकी महाराष्ट्र में होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। 22 का बताइएगा, निम्नलिखित में का अध्ययन करना है, बताइए। कौवा एक पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहां तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी सेता है। तो बताइए वो कौन है, वो कौन है दोस्तों, कोयल है दोस्तों। कोई कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। जो उल्लू होता है दोस्तों, वो अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की, बताइएगा। एस्किमो जो जनजाति होती है वो अपने जो घर होते हैं वो इग्लू का जो निर्माण करते हैं वो बर्फ से करते हैं, तो इसका क्या कारण है, क्यों करते हैं, तो बताइएगा इसका क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देती, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठंडी हवा तो आएगी आएगी। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। जब बर्फ का घर बन जाएगा तो आप उसके अंदर रहोगे तो अंदर भी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, और वो उस हीट को बाहर जाने नहीं देगी। तो ये वाली बात तो सही है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बर्फ मुफ्त में मिलती है, ऐसा नहीं है, ध्रुवीय क्षेत्र केवल बर्फ में ही उपलब्ध है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो बी है दोस्तों वो करेक्ट होगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, बताइएगा। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है, और वो पक्षी कौन है, पेड़ की ऊंची डाल पर हमेशा कौवा घोंसला बनाता है, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर कौवा घोंसला बनाता है, और एक क्षेत्र होगा और सबसे उस क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उसकी सबसे ऊंची डाली पर चील अपना घोंसला बनाती है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 बताइएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों लीपा जाता है, इसका कारण क्या है। कीटों को दूर भगाने के लिए, चिकना चिकना होगा, चिकन नहीं होगा, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो क्या है, वो कीटों को दूर भगाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का मुझे बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम नहीं आती है, आपको नेगेटिव वाला चाहिए। तो देखिए, सीमेंट तो घर बनाने के काम आता है, लोहा भी आता है, पत्थर भी आता है, 2 बार लिख गया है, पत्थर भी आता है, लेकिन स्कूटर काम नहीं आता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। बंदर, शेर तथा चूहा, इनके घर क्रमशः है, बताइएगा। तो बंदर अपना जो घर है उसका, बंदर का घर का है, देखो बिल होगा नहीं, गुफा होगी नहीं, घोंसला होगा नहीं। तो बंदर का घर क्या होता है दोस्तों, पेड़ होता है। शेर का क्या होता है, गुफा होती है। और जबकि चूहे का क्या होता है, बिल होता है। तो इस किस में दिया है, जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता। अब ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इनमें से राइट होगा। ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता। कौवा है, कोयल है, गौरैया है, या कोयल है। नीड़ का दोस्तों मतलब क्या होता है, घोंसला होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, घोंसला होता है। और घोंसले का निर्माण कौन नहीं करता, वो कोयल नहीं करती। तो नीड़ भी लिखा आ जाए और घोंसला भी लिखा जाए तो दोनों ही बात एक ही होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है, अभी अभी मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 29, हाइड्रोफोबिया रोग होने पर किस चीज से डर लगता है। अब हाइड्रोफोबिया जो हो जाता है दोस्तों, ये
किस चीज से डर नहीं लगता ये आपको बताना है। क्या सांप से नहीं लगता, गलत, कुत्ते से नहीं लगता, पानी से डर लगता है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है तो पानी में से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। निम्नलिखित में से वह कौन सा पक्षी है जो खंडरों या पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है। खंडरों और पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है वो आपको बताना है, बताइएगा वो कौन है। कबूतर हो जाएगा दोस्तों। कौवा जो होता है वो किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बना लेता है, और चील जो होती है वो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है। जबकि उल्लू जो होता है वो पेड़ के अंदर छेद करके अपना घोंसला बनाता है, और उल्लू जो है अपनी जो गर्दन है वो 270 डिग्री तक घुमा लेता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।